तो आज हमारा अकाउंटिंग रेशो की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने किया था लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में हमने दो रेशो किए थे, करंट रेशो और क्विक रेशो। लेकिन दोनों ही रेशो का जो पर्पस था वो क्या था, हम क्यों उसका ऑब्जेक्टिव क्या बताया था मैंने लिक्विडिटी रेशो का? हाँ, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करना, यानी कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना कि हम अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने में कितना कैपेबल है, टाइमली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा सेकंड है सॉल्वेंसी रेशो, जिसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए। यानी कंपनी की अगर हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करनी है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट करने में कितना कैपेबल है, टाइमली वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हम चेक करते हैं सॉल्वेंसी रेशो। अब सॉल्वेंसी रेशो में पहला, यानी उस दिन इस मैंने बताया था अकाउंटिंग रेशो में रेशो को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला था लिक्विडिटी रेशो, लास्ट क्लास में किया। आज सेकंड क्लास में हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में पहला रेशो कौन सा बताया मैंने? डेट टू इक्विटी रेशो। अगर आपका टीएस ग्रे वाला तो उसमें देखो पेज नंबर 4.26 में डेट टू इक्विटी रेशो फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी और बैलेंस शीट में बताया था कि डेट मतलब क्या होता है। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब बैंक लोन, डिवेंचर, मॉर्गेज लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। और इक्विटी का क्या मतलब बताया था मैंने? ऊंचा बोलो, इतने मरी मरी बात। सही बोल रहे हैं, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड भी अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पर फिर भी बता दो एक बार शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? जैसे कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट वगैरह अगर है तो। कहने का मतलब डेट और इक्विटी इनका रेशियो निकाल रहे हैं कि कंपनी में कितना कर्जा है, कितनी उसकी कैपिटल लगी हुई है, दोनों का आपस का रेशियो क्या है। अब इसको सोच के बताओ। वैसे तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना और पढ़ना भी चाहिए आपको, तो फिर भी सोच के बताओ ये रेशियो ज्यादा होना अच्छा माना जाएगा कि कम होना अच्छा माना जाएगा? ये रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है कि कम होना अच्छी बात है अगर हम कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक कर रहे हैं? कम। यानी कि जितने कम डेट होंगे या कह लो जितनी ज्यादा इक्विटी होगी उतना अच्छा है। कर्ज कम से कम होना चाहिए, अपनी कैपिटल ज्यादा से ज्यादा है, तभी तो कहेंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। तुम कहोगे बिजनेस चल रहा है, कर्ज ही कर्ज में चल रहा है, हमारी तो कैपिटल खत्म ही हो चुकी है, जो रह गया कर्जा ही रह गया है, तो भैया तुम बर्बाद होने वाले हो। और अगर तुम कहते हो कि मेरे कैपिटल अपनी ज्यादा है, थोड़ा बहुत कर्जा है, तो कम माना जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है। तो पहला हो गया डेट टू इक्विटी रेशियो, जो था पेज नंबर 4.27 पे। इसका आइडियल रेशियो कह सकते हैं 2:1, कि अगर इतना भी है तो ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ोगे, यानी इसका रेशियो अगर 2:1 या उससे जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। रेशियो 2:1 या उससे कम हो तो अच्छी बात है, बट ये बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी करता है। ऐसा नहीं कि आइडियल रेशियो ही है। कुछ बिजनेस या इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनमें रेशियो 5:1 भी नॉर्मल माना जाएगा। अर्नब शर्मा। हाँ, कुछ बिजनेस का नेचर ऐसा होता है कि उसमें डेट ज्यादा होती है और ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है। एक मिनट रुकना, रिकॉर्डिंग। सेकंड, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, पेज नंबर 4.32। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब नाम से ही पता चल रहा है हमें किस किस का रेशियो निकालना है, टोटल एसेट्स का और डेट का। कि टोटल एसेट कह लो या कह लो टोटल लायबिलिटी में डेट का पार्ट कितना है, कि यानी जो टोटल पैसा इन्वेस्ट है बिजनेस में उसमें से डेट का पार्ट कितना है। तो नाम से ही पता चल रहा है टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स अपॉन डेट।
और डेट का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, नॉन करेंट लायबिलिटी। अभी मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। नंबर 3, अच्छा ये रेशियो ज्यादा होना अच्छा माना जाएगा, कम होना? क्या बोलो, ये रेशियो ज्यादा होना अच्छा माना जाएगा, कम होना? ज्यादा। यानी डेट जितना कम हो रेशियो ज्यादा निकलेगा, और डेट कम होना मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हमारी स्ट्रांग है। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, अब इसको भी देखो नाम से समझो। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है पैसा, और जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। यानी कि हम देखना चाह रहे हैं कि शेयर होल्डर फंड का रेशियो कितना है, यानी जैसे अभी हमने देखा था डेट का पार्ट कितना है, अब हम देखेंगे शेयर होल्डर का कितना है। तो इसका फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, या कह लो टोटल लायबिलिटी, वो एक ही बात है। क्योंकि टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी सेम होते हैं अमाउंट में, कि टोटल पैसा जो है लगा हुआ है उसमें से कितना पार्ट। हाँ, लेकिन इसमें जो आंसर है प्योर रेशियो में भी आ सकता है, जैसे कि 2:1, मतलब 0.5:1 या कुछ भी। या फिर आप चाहो तो इसका आंसर परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, तो इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। ये दोनों तरीके से चलेगा, प्योर रेशियो में भी, परसेंटेज में भी। नहीं, 2:1 हो जाए तो वो तो ठीक है, और इससे जितना कम हो तो अच्छा। डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि डेट पता चले इक्विटी के डबल से भी ज्यादा है, डबल तक फिर भी ठीक माना जाता है, डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लेकिन फिर भी इसको आइडियल रेशियो नहीं कह सकते, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वेरी करता है। अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसमें ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट, नंबर 4। अच्छा, नंबर 3 जो था ये पेज नंबर 4.37 पर है। नेक्स्ट रेशियो है पेज नंबर 4.41, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हेलो नहीं, ये तो भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब नाम से पता चल रहा है कि क्या हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं कि इंटरेस्ट को भी कवर कर पाए। अगर आप कहीं से भी कर्जा लेते हो बिजनेस के लिए, तो आप ये देखते हो सबसे पहले कि हम इतना कमाएंगे, कुछ नहीं तो ब्याज तो चुका सके ठीक से टाइम पे। या कह लो कोई भी कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर हमें कर्जा देता है, तो सबसे पहले वो यही चेक करता है कि जिस कंपनी को हम लोन देने जा रहे हैं, हम मतलब बिजनेस या हम मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस कंपनी को हम लोन देने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी इतना कमा रही है कि इजीली हमारा इंटरेस्ट पे कर दे। जैसे मान लो हम किसी कंपनी को लोन देने वाले हैं और मुझे पता है कि इसका हर महीने का जो इंटरेस्ट है वो 10 लाख बनेगा, तो हम क्या चाहेंगे, सामने वाली कंपनी कम से कम कितना कमाती हो। हम्म, उससे भी बात नहीं बनेगी। अभी दिख रहा है 12 लाख, कल को थोड़ा सा भी कम हो गया तो हमारा तो इंटरेस्ट ही अटक जाएगा। तो इसलिए इसका आइडियल रेशियो 6 या 7 टाइम लिया जाता है, कि कम से कम 6 या 7 टाइम अगर वो कमा रही है, तो ही उम्मीद करो कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस मिल जाएगी टाइमली। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वैसे डिविडेंड भी होता है पर ऑब्वियस है, डिविडेंड तो सबसे बाद में होता है, डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी फिक्स इंटरेस्ट है हमारा और हमारे अलावा और भी जो है जितने भी फिक्स।
इंटरेस्ट और डिविडेंड तीनों को देने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, हम डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट हमें कितना देना है। तो ये है कि 6-7 टाइम तो होना ही चाहिए, आइडियली 6 to 7 टाइम्स होना ही चाहिए। 6-7 गुना कमा रहे हैं तो मान के चलो कि सब ठीक ठाक है, मिल जाएगा सब कुछ ठीक ठाक से। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक समझ में आया कि इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं, बाद का प्रॉफिट क्यों नहीं ले रहे। आप लोगों ने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी है ये बात, लिवरेज है ना, उसमें लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सुना है कभी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, लिवरेज, कैपिटल बजटिंग सुना है। चलो, तो मुझे बताओ इसमें मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही क्यों लिया है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों नहीं लिया, इसके बीच भी तो कोई ना कोई लॉजिक होगा। अच्छा देखो, कंपनी जो कमाती है खर्चे खुर्चे काट के बाकी सब, सबसे पहले वो इंटरेस्ट देती है, टैक्स देती है कि डिविडेंड देती है, सबसे लास्ट में देती है डिविडेंड। सबसे पहले क्या देती है, इंटरेस्ट, जो लोन ले रखे हैं उनका ब्याज, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट पर कंपनी क्या देती है, टैक्स, टैक्स देने के बाद जो बचता है वो अब अपना है, उसमें से कितना डिविडेंड बांटना कितना रिटेन करना है वो हमारी मर्जी। तो जो हम जिस कंपनी को लोन देने जा रहे हैं, हमें ये देखना है कि जब हमारा नंबर आएगा ब्याज का तो कितना कमाएगी कंपनी, बाद में कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है कितना डिविडेंड बांट रही है, और क्या मतलब। हमें तो इस बात से मतलब है कि हमें जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी तब कितना प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट में से तो हमें इंटरेस्ट मिलना है, तो इसलिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले रहे हैं। नेक्स्ट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ये नया रेशो है नंबर 5, पहले ये 4 होते थे। नेक्स्ट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, नाम से ही पता चल रहा है किस किस का रेशो निकालना है, डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड का। पेज नंबर है 4.43 टीएस ग्रेवाल में। तो डेट डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे नोट करो पहले, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फर्स्ट क्लास में मैंने आपको काफी सारे फॉर्मूले बताए थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, याद है क्या क्या बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने, एक मिनट हाँ अब बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी गुड, सबसे पहला है इक्विटी प्लस डेट, सबसे मेन चीज तो यही है कि डेट और इक्विटी, यानी कि जो भी लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट है बिजनेस में लॉन्ग टर्म टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए करंट लायबिलिटी छोड़कर, वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। चाहे मैंने अपने घर से लगाया चाहे कर्जा लेके लगाया, लेकिन लगाया है बिजनेस में। इसके अलावा भी फॉर्मूले बताए थे मैंने, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, और टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी तो सेम ही होते हैं। अच्छा, और नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटी। भाई नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गई, वो टोटल एसेट्स को बांट दिया मैंने। एक और फॉर्मूला बताया था जो अक्सर आता है एग्जाम में, नहीं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये अक्सर आता है एग्जाम में, पहला वाला या इस पे बेस जाता है, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो इसलिए नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल या तो ये यूज होता है एग्जाम में,
या फिर इक्विटी प्लस डेट वाला यूज होता है। ठीक है, तो सबने नोट कर लिया, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट क्लास में हमने लिखा ही था। ठीक है, नंबर 5 हो गया। अब लिखते हैं नंबर 6। नंबर 6 अगला है, अच्छा अगला तो है ही नहीं, बस दो ही ऐड हुए हैं। चलो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। एक बार रिज्यूम रिकॉर्ड कर, रुको। हाँ, तो जितने, हाँ क्या कह रहे हो इस बुक की ना? हाँ है तो सही, पर पता नहीं है कि नहीं है। अच्छा बात, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, आगे बात करता हूँ। तो अभी इसमें हमने देखा 6 रेशो हैं, अरे सॉरी 5। ये 6 थे यार, 5 कैसे रह गए? एक और भी था, चलो चलो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला है डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो के हम 4 इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, 42, 43, 44, 45। जो बच्चे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं उनको भी 4 इलस्ट्रेशन करनी है अभी के लिए, पहले एक बार हमारा टॉपिक कवर हो जाए। तो 4 इलस्ट्रेशन करो, मैं वेट कर रहा हूँ, जहां पे डाउट होगा मैं बता दूंगा। चारों इलस्ट्रेशन जो है वो डेट इक्विटी रेशो की है। तो अभी आपने जो क्वेश्चन किए थे इलस्ट्रेशन नंबर 42, 43, 44, 45, ये था डेट इक्विटी रेशो। अब करना है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 52, 52, 53, 54, 55। ये सेकंड के लिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ये 4 इलस्ट्रेशन करो। तो एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा आपको, वो मैं कराऊंगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ, लास्ट में कुछ लॉजिक है उसके साथ कनेक्शन है। दूसरा प्रोपराइटी रेशियो की आप ये 3 इलस्ट्रेशन अभी कर लो, 62, 64, 66। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कर लो आप 72, 73, 74। वैसे चांस की बात है 42, 52, 62, 72। तो ये अभी फिलहाल के लिए कर लो इतना काम। पर ध्यान रखना है, जो मैं छोड़ रहा हूँ बीच की इलस्ट्रेशन वो इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वो अभी करना पॉसिबल नहीं है, वो आपको घर जाके होमवर्क में करनी है। यानी कि देखा जाए तो 42 से लेकर 74 तक सारी करनी है, पर बीच में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के 4-5 इलस्ट्रेशन छोड़नी है, बाकी सारे पूरी करनी है आपको। समझो बात को, ये अभी करो और बाकी बच्चे बीच वाले क्वेश्चन घर जाके करने हैं आपको। बड़ा चैप्टर है लेकिन ईजी है। हाँ पूछो पूछो।